नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। अब बिहार के चुनावों की घड़ी नजदीक आती जा रही है। टिक 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 करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है और लगता है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद चुनावों की घोषणा हो जाएगी, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सरकार बन जाएगी जिस पार्टी की जीत होगी, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, जो सरकार है बिहार सरकार, उसको कहा है कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है वो 6 अक्टूबर तक कर ली जाए। उसी दौरान उसके बाद चुनाव आयोग वहां पर दौरा भी करने वाला है अंतिम तैयारियों का और उसके बाद बताया जाता है कि ऐलान हो जाएगा चुनावों का। 20 साल से आपको पता है कि वहां पर नीतीश कुमार साहब की सरकार है। कभी आरजेडी के साथ रहे, कभी बीजेपी के साथ रहे, लेकिन मुख्यमंत्री अकेले 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 नीतीश कुमार रहे हैं। उनका सहयोग देने के लिए कभी तेजस्वी जी होते हैं, कभी सम्राट चौधरी होते हैं, कभी कुछ विजय सिम्हा साहब होते हैं, कभी कोई और होता है, लेकिन मुख्यमंत्री नेता गाड़ी चलाने के जो ड्राइवर हैं, ड्राइविंग सीट पर जो है पायलट जो है वो नीतीश कुमार रहे हैं 20 साल से। लेकिन अब 20 साल के बाद क्या इस फ्लाइट में टर्बुलेंस आ रहा है? क्या पायलट को कहा जा रहा है कि अब रिटायर हो जाइए, अब नए पायलट को आने का मौका दीजिए? ये बात वोटर कहेंगे कि नहीं कहेंगे वो तो बाद में पता पड़ेगा। क्या एनडीए गठबंधन इस बात की तैयारी कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का मैसेज दिया है? क्या जेडीयू में इस बात की चर्चा चल रही है कि अब चाचा को विदाई ले लेनी चाहिए? क्योंकि दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसके तेजस्वी यादव साहब जो है वो कह रहे कि अब चाचा की चला चली का वेला है, विदाई का वक्त है। 20 साल उन्होंने सरकार चला ली, कोई फायदा नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, तमाम तरीके की बातें वहां पर लगातार हो रही है। चुनावी एजेंसी जो है वो भी अपना अपना सर्वे कर रही हैं, पार्टियां भी अपना अपना सर्वे कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रभारी भी वहां पर बना दिए हैं। जो देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी वहां पर हैं, अमित शाह जी पहुंच गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान उनके प्रभारी हैं चुनाव के। पहले कहा जा रहा था कि केवल अमित शाह ही सीधे देखेंगे, लेकिन अब प्रभारी और 2 सह प्रभारी बना दिए गए। वैसे तो पश्चिम बंगाल के लिए भी बना दिया है, तमिलनाडु के लिए भी बना दिया, लेकिन अभी बिहार की बात हम कर रहे हैं। तो वहां पर अब धर्मेंद्र प्रधान साहब चुनाव के प्रभारी होंगे और अमित शाह साहब ओवरऑल देखेंगे। अमित शाह जी ने एक पहले मीटिंग हुई थी, एनडीए की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ साफ कर दिया था हनुमान समेत सभी लोगों को कि ये चुनाव पूरी तरह से एनडीए के तौर पर लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है और हर सीट को एनडीए की सीट मानकर जीतना है। किसी चीज सीट पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये इशारा शायद उन लोगों के लिए भी था जो पिछली बार नीतीश कुमार को हराने में लगे हुए थे। जेडीयू पार्टी का नुकसान भी काबू हुआ था और वो 70 से 43 से 40 सीटों पर पहुंच गए थे। तो अब हनुमान जो है राम के साथ रहकर नीतीश कुमार जी को मजबूत करेंगे, ऐसा कहा गया है। तो इसका क्या फायदा होगा? उत्तर बिहार में और दक्षिण बिहार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तेजस्वी जी की तैयारी कैसी है? एमजीबी जो है महागठबंधन, उसकी ताकत कैसी है? क्या एमआईएम उनके साथ होगी? क्या राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का कोई फायदा हुआ है? युवा जो है तेजस्वी के साथ हैं कि नहीं है? दलित किसके साथ है? ईबीसी किसके साथ है? इस सब पर बारीक नजर सबकी है। वहां पर 9 प्रशासनिक क्षेत्र हैं बिहार में, 9 हिस्सों में बांटा गया है, तो उन सब की भी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी हमारे एक और मित्र जो हैं अमिताभ तिवारी साहब, उन्होंने एक बड़ा सर्वे किया है एस इंडिया स्ट्रेटेजी के कंपनी के तौर पर, और उन्होंने एक राइडर साफ तौर पर दिया है कि ये जो कंपनी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सर्वे नहीं करती है या ओपिनियन पोल नहीं कर रही है, किसी मतलब उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब कुछ और नहीं लगाइए, उन्होंने साफ किया, उनका राइडर यह है कि उनका किसी पार्टी से कोई अलाइनमेंट नहीं है बिहार के चुनावों को लेकर। एक और बड़ा काम हुआ है कि उस टीम ने, एस इंडिया स्ट्रेटेजीज की टीम ने बड़ा लंबा ट्रैवल किया, 2000 किलोमीटर का ट्रैवल किया है बिहार में और 18 पॉइंट्स पर वो गए हैं। 10 दिनों तक वो उनकी जो टीम है वो टूर करती रही, उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार तक तमाम जगहों पर, सासाराम, गया, मुंगेर, भागलपुर, पटना, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, तमाम जगहों पर उनकी टीम गई है और उसने बारीक तरीके से इन डेप्थ सर्वे किया है। तो इस सर्वे के मायने क्या है? इस सर्वे का मतलब क्या है? क्या वहां सरकार किसकी बनने वाली है? क्या नीतीश कुमार यानी एनडीए की सरकार फिर से बनी रहेगी? क्या तेजस्वी जी को मौका इस बार मिल पाएगा? इस सब की हम चर्चा करेंगे।
यदि मोटे तौर पर मैं उनका देखूं तो एनडीए को थोड़ी सी एज मिली हुई है, लेकिन कहा है जो इंडिया स्ट्रेटेजी है उसका कहना है कि मुकाबला बड़ा कड़ा है, टक्कर का मुकाबला है, बड़ी कड़ी टक्कर है दोनों के बीच में, एनडीए और एमजीबी में। अब कितना वोट का इधर उधर होता है, कुछ सीटों पर विधायकों के टिकट कटने पर कितना हो सकता है, एनडीए में भी करीब करीब 25 एक टिकट विधायकों के कटने वाले हैं, एमजीबी में कितने कटने वाले हैं, इन सब से भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। गठबंधनों में मेरे ख्याल से मतलब इंडिया स्ट्रेटेजीज के हिसाब से अब कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। इधर जो है एमजीबी के साथ वो एमजीबी के साथ रहने वाले हैं, और एनडीए के साथ जो हैं वो एनडीए के साथ रहने वाले हैं। इसके अलावा जो दो लोग हैं, खासतौर से जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी की और एमआईएम ओवैसी साहब की, ये दोनों पार्टी क्या कर रही है और लोगों का क्या भरोसा, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात कही गई कि ये टफ मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है एनडीए और एमजीबी के बीच, लेकिन जन स्वराज पार्टी तीसरे ध्रुव के तौर पर, तीसरी एक बड़ी शक्ति के तौर पर निकल कर आ सकती है। प्रशांत किशोर जी के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि वो तीसरे ध्रुव के तौर पर वहां पर निकल कर आए, तीसरी पार्टी के तौर पर निकल कर आए। और लेकिन उसमें एक और बात अब करते हैं, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, दो हिस्सों में हम यदि बिहार को बांटे तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का जो विभाजन है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे इंडिया कहते हैं कि उत्तर बिहार जो है एक कम्युनल पोलराइज हिस्सा है बिहार का, जहां पर कम्युनल लाइंस पर यानी हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि दक्षिण बिहार में जातियों का दबदबा है, जातियों का असर है, और जाति के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो उसके आगे क्या कहा इंडिया ने कहा कि इसका मतलब है कि एनडीए को उत्तर बिहार में बढ़त हो सकती है, वहां पर उसे 31 सीटों की 31 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है एमजीबी के मुकाबले में। ठहरिए तो शांति रखिए। इंडिया ने कहा कि एमजीबी को जो दक्षिण बिहार में उनकी पकड़ है, जातियों का जो दबदबा है, जातियों का जो असर है, जातिगत जो राजनीति है, वहां पर एमजीबी को बढ़त है। और कितनी बढ़त है बताइए आप। इंडिया ने कहा कि एमजीबी को दक्षिण बिहार में 31 सीटों की बढ़त है एनडीए के मुकाबले में। यानी समझ लीजिए कि कितना कांटे का मुकाबला है एनडीए और एमजीबी के बीच में। हालांकि ये इंडिया ने 9 प्रशासनिक क्षेत्रों को 10 कर दिया है, और उसमें भोजपुर को अलग से करके एक जोड़ दिया उनके हिसाब से। और फिर जो कहा गया कि भोजपुर जो संभाग है, जो यूपी से जुड़ा हुआ है, जहां पर भोजपुर है, सारण है, उस इलाके में बीएसपी का असर भी वहां पर दिखाई देता है। मगध के इलाके में भी कुछ उनका असर दिखाई देता है बीएसपी का, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो अलग मुद्दा है। अब कहा गया कि वहां पर बिहार में 18% मुसलमान हैं, जो पिछली बार उसमें से 50% मुसलमानों ने सीमांचल के इलाके में एमआईएम को वोट दिया था। 2020 में 75% मुस्लिम्स ने एमजीबी को वोट दिया और 18% मुसलमानों ने एमआईएम को वोट दिया। जो मुकाबला 75% का था और 18% का था, इस बार इंडिया कहते हैं कि 83% मुसलमान एमजीबी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, मतलब और बढ़ गया है। इसका मतलब है कि उन्हें एमआईएम पर भरोसा कम हुआ है। शायद यही एक वजह है कि ओवैसी साहब बार बार एमजीबी के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो जो 5 सीटें पिछली बार जीती थी, जिसमें 4 सीटें आरजेडी में चले गए थे विधायक, वो कहीं वो 5 में से कुछ भी ना जीत पाए या बहुत कम हिस्सा उनको मिले। और अगर एमजीबी की सरकार नहीं बनती है तो लोग उन पर आरोप लगाएंगे कि आपने वोट काट दिए और वोट काट कर बीजेपी का फायदा उठा कर दिया, एनडीए का फायदा कर दिया। और अगर एमजीबी की सरकार बन गई और ओवैसी साहब की कोई सीट नहीं मिली तो वैसे भी कोई काम नहीं होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं हमें केवल 6 सीट दे दीजिए, हमें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सीमांचल का काम करेंगे और उस पर काम करेंगे। लेकिन तेजस्वी जी का अभी मन नहीं पिघला है। उनका मन तो इस तरह से भी नहीं पिघला कि ओवैसी साहब ने लालू यादव जी को चिट्ठी लिखी और तेजस्वी जी ने कहा भाई मुझे तो मिली नहीं, पापा को जो चिट्ठी लिखी बेटे को मिली नहीं है, तो जवाब कैसे दें, और जवाब देना बेटे को। तो अभी थोड़ी सी टसल ये वाली चल रही है एमजीबी के बीच और एमआईएम की। अब एक और बड़े साहब जिनका चर्चा हम कर रहे हैं, जनसुराज साहब, प्रशांत किशोर जी की पार्टी, उसे कहा गया कि वो एक थर्ड पार्टी के तौर पर वहां पर आ सकती है, ताकतवर हो सकती है। कितनी मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा वोट उनको मिल सकता है।
लेकिन इसमें भी एक पेच है कि मुसलमानों को प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं है। वो हालाँकि बहुत मुस्लिम नेताओं के साथ, मौलानाओं के साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और बार-बार जोड़ रहे हैं, और उन्होंने तो कहा कि भई ये एमजीबी मुसलमानों के वोट को बाँट रही है, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं 40 सीटों पर मुसलमानों को वो टिकट दूँगा और एमजीबी वहाँ पर मुसलमान उम्मीदवार खड़ा ना कराएँ। लेकिन मुसलमानों का जो एस इंडिया का जो सर्वे है, वो कहता है कि मुसलमानों को जन स्वराज पार्टी पे भरोसा नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह ये बताई कि 2020 में जो उपचुनाव 2024 में जो उपचुनाव हुए थे, उसमें 4 सीटों पर चुनाव हुए, जो 3 सीटें 2020 में एमजीबी को मिली थी, वो इस बार चारों की चारों हार गई क्योंकि जन स्वराज पार्टी ने वहाँ चुनाव लड़ा था। यानी एमजीबी का नुकसान करवाया जन स्वराज पार्टी ने, यानी प्रशांत किशोर जी ने, तो वो उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे। अब दूसरा बड़ा है दलित समुदाय, जो 20% है। वहां पर कहा जाता है कि यदि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राजेश राम, उनको यदि डिप्टी सीएम बना दे एमजीएम, मतलब अनाउंस कर दे, तो बड़ा फायदा हो सकता है। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो उनके साथ आ सकते हैं। बीएसपी को भोजपुर, सारण और मगध में फायदा हो सकता है। लेफ्ट को अपने गढ़ में भोजपुर, मगध में वोट मिल सकता है। एमजीबी को महादलित का साथ भी मिल रहा है, लेकिन जो लाभार्थी हैं सरकार की जो योजनाएं, और आज तो प्रधानमंत्री जी खुद वहां पर 75 लाख महिलाओं की बात हो रही है कि 10-10 हजार रुपए देने वाले हैं, तो उसका बड़ा फायदा एनडीए को हो सकता है। ईसीबी जो होते हैं, जो अति पिछड़े जिन्हें आप कहते हो, उनको 25% वोट है और उसमें से ज्यादातर आबादी एनडीए के साथ है, ज्यादा वोट एनडीए को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो ओबीसी में 25% है, जो यादव 14% आरजेडी के साथ है, और 11% जो गैर यादव है, कुर्मी है, कुशियारी है, वो सब लोग नीतीश कुमार जी के साथ दिखाई देते हैं। सवर्ण जो हैं 10% हैं और वो मोटे तौर पर एनडीए के साथ हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी अभी बड़ा मुद्दा है। युवा जो हैं तेजस्वी जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। नीतीश के साथ उतना समर्थन नहीं है, लेकिन वो लोकप्रिय हैं और तेजस्वी तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। अभी यदि टोटल देखें कि वहां पर 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी और एमजीबी को 110 सीटें मिली थी, तो इस बार उनको 52 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है और एमजीबी को 37 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है। तो यानी कुल मिलाकर 15 सीटों का फर्क जो है वो अब भी बना हुआ है। एनडीए को 15 सीटों की बढ़त एस इंडिया दिखाई दे रहा है। उत्तर बिहार के तिरहुत दरभंगा में 31 सीटों की बढ़त है एनडीए को, और दक्षिण बिहार के मगध भोजपुर में 31 सीटों का बढ़त दिखाई दे रही है एमजीबी को। यानी कुल मिलाकर मुकाबला कड़ा है, एनडीए को बढ़त है। लाभार्थी योजना का कितना फायदा हो सकता है? हाँ, एक और जिक्र हुआ कि वोट अधिकार यात्रा का थोड़ा बहुत असर है और एमजीबी को इसका फायदा मिल सकता है। तो यहाँ से तो अभी शुरू हुई है, गाड़ी अभी शुरू हुई है, स्टेशन से चलना शुरू हुआ है। पटना से चलेगी, कहाँ कहाँ जाएगी, दरभंगा, सासाराम, तिरहुत और जगहों पर जाते हुए ये कहाँ पहुँचेगी, और पटना में गांधी मैदान तक किसका झंडा फहराएगा, ये देखना अभी बाकी है। एसआईआर का काम खत्म हो गया है, वो विवाद भी खत्म हो गया, वो इशू भी खत्म हो गया। तो अब नए इश्यूज के साथ बिहार खड़ा होगा, और क्या वो नया नेतृत्व चाहता है, इस सब का जवाब हमें तब मिलेगा जब चुनाव शुरू होंगे और चुनावों के नतीजे आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल होइए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।